हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए हम सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। आयोग ने सिलेबस दे दिया है, जिसको हम सिलेबस में जब डिस्कशन किए थे तो बताए थे इस सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो है ये 1 से 6 टॉपिक तक जो है सोशियोलॉजी का पार्ट है। फिर 7 से लेकर के 20 तक टोटल 20 टॉपिक हैं। 20 तक जो है वो होम साइंस का है। होम साइंस में भी 2, पहला जो है फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट है, दूसरा जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है। तो हम फूड एंड न्यूट्रिशन वाला पहले कवर करवा रहे हैं और उसमें से भी जो मेन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 7 हम कंप्लीट करा दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम 9वां टॉपिक, इससे पहले एक वीडियो डाल चुके हैं भोजन के आवश्यक घटक, जिसमें प्रोटीन पे हम वीडियो डाल चुके हैं। प्रोटीन पे थोड़ा उसकी वॉइस स्लो है, सो आप लोग जाकर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आज हम कार्बोहाइड्रेट ख़त्म करेंगे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो इससे पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जो हमारी वीडियोज़ रहेंगी यूट्यूब पे फ्री रहेंगी, जबकि जो पीडीएफ रहेगा, नोट्स रहेगा, वो पेड रहेगा। तो इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी रहेगी, उससे पेमेंट करके आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। टेलीग्राम पे जैसे ही आप जाएंगे आपको सारा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम कार्बोहाइड्रेट ख़त्म करते हैं। हाँ, तो आज का मेरा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है भोजन के जो मुख्य आवश्यक घटक होते हैं वो 6 होते हैं। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, छठा पांचवा खनिज लवण और छठवां जो होता है वो जल होता है, जिसमें हम प्रोटीन पे डिस्कशन कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उसकी आवाज़ थोड़ा स्लो है, फिर भी कंप्रोमाइज कीजिएगा, नेक्स्ट बार से ऐसी गलतियां नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट आज हम देखते हैं क्या दिया है। कार्बोहाइड्रेट का शाब्दिक अर्थ होता है कार्बन के हाइड्रेट। कार्बन का संकेतक रूप क्या होता है, उसको सी से संकेत करते हैं। ठीक है, अब क्या है कार्बन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। कार्बन जो है कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक हैं। किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं, हाइड्रोजन से बने हैं, ऑक्सीजन से बने हैं। जबकि प्रोटीन में नाइट्रोजन मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें नाइट्रोजन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। बाकी ये दोनों, ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये कॉमन है। ठीक है, जिसमें H व वो का अनुपात 2:1 होता है। 2:1 होता है। 2:1 का मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। इन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनका सूत्र जो होता है, इनका सूत्र है कार्बन X H2O होता है। यहाँ X तथा Y संख्याएं समान एवं भिन्न है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है CH2O। ठीक है, और कार्बन का जो छोटी इकाई होता है, जिस तरह से समय की छोटी इकाई सेकंड होती है, उसी तरह से कार्बन की छोटी यूनिट जो होती है वो ग्लूकोज होता है। कार्बन जब टूटता है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में, अपने सूक्ष्मतम रूप यानी कि ग्लूकोज में टूटता है। इसके अंत में ओस आना बहुत जरूरी होता है। अभी हम बताएंगे ओस आएगा कैसे। आप जब नोट्स लिखिएगा, जिस पे हम हाईलाइट कर रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3 पार्ट में पहले कौन है? मोनोसैकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड होता है। दूसरा डाइसैकेराइड होता है। तीसरा पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड मोनो मीन्स होता है एक, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बना होता है, वो मोनोसैकेराइड होता है। जबकि डाइसैकेराइड, जिसमें 2 या 2 से अधिक दो मोनो मिलकर के डाइसैकेराइड बनाते हैं। 2 मोनोसैकेराइड मिलकर के डाइसैकेराइड बनाते हैं। पॉलीसैकेराइड, बहुत से मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड मिलकर के पॉली के मतलब बहुल होता है, बहुत होता है, तो पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। ये याद हो गया इतना आप लोगों को। ठीक है, हम ऐसा करेंगे जिससे आप लोगों को याद भी होता जाए। हम रिवीजन कराते चलेंगे, आप लोग ध्यान से सिर्फ पढ़िएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार। यहाँ पे वही प्रकार का एग्जाम्पल सहित यहाँ पे समझाया गया है। ये एक चार्ट है। ठीक है, इसमें है पहला मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड में क्या क्या आता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें मोनोसैकेराइड जो होता है उसमें क्या क्या आता है, हम आपको बताए हैं कि जब भी ये
कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ये अपने सूक्ष्म रूप यानी कि ग्लूकोज में टूटता है। तो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज इसका सबसे छोटा रूप होता है, ग्लूकोज होता है, यही रक्त का शर्करा होता है। और हाँ, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये खाने में मीठा होता है, कुछ मीठे होते हैं कुछ मीठे नहीं होते हैं, शर्करा युक्त कुछ होते हैं कुछ शर्करा हीन होते हैं। तो शर्करा युक्त में कौन, ग्लूकोज जैसे हो गया, ग्लूकोज मीठा होता है, रक्त शर्करा भी इसे कहते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जैसे जिसका शुगर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ने का मेन रीज़न यही होता है कि उसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है वो ज़्यादा नहीं सिक्रेट हो, जिसके वजह से उसका पाचन नहीं हो रहा है। तो ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है, ये आपको लर्न करना है अभी। दूसरा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है। फलों में पाया जाने का मतलब जो फलों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो फ्रक्टोज के रूप में पाया जाता है। इसमें दे दिया है फलों में उपस्थित होता है। गैलेक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, दूध में पाई जाती है गैलेक्टोज। अगला है डीऑक्सीराइबोज है। डीऑक्सीराइबोज जो होता है ये किस में पाया जाता है, डीएनए में। मानव के बॉडी में डीएनए होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, राइबोज। अब आते हैं डाइसैकेराइड। इसमें हम कितना पढ़े हैं, मोनोसैकेराइड में 3 पढ़े हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। फ्रुक्टोज जो फलों में पाया जाता है, इसको लर्न कैसे करेंगे, एफ से फूड होता है, मतलब एफ से फ्रक्टोज है और एफ से फल होता है, तो ये फलों में पाया जाता है। ग्लूकोज को रक्त की शर्करा बोलते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में दे देगा रक्त की शर्करा किसे कहते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। ठीक, तो इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये लर्न हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट अब आते हैं डाइसैकेराइड। हम क्या बोले हैं, डाइसैकेराइड का डिफिनीशन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड मिलकर के डाइसैकेराइड बनाते हैं। ठीक, तो डाइसैकेराइड में क्या है, पहला है सुक्रोज। सुक्रोज अभी हमने ऊपर बताए थे, सब में ओज ओज आएगा, OSE ओज ओज। जैसे हमने ग्लूकोज देखे उसमें भी ओज आया है, और फ्रक्टोज देखे हैं उसमें भी ओज आया है, लास्ट में गैलेक्टोज देखे हैं उसमें भी ओज आया है। इसमें सुक्रोज देख रहे हैं, सुक्रोज में भी क्या आ रहा है, सुक्रोज में भी ओज आ रहा है लास्ट में। तो ये सबसे मीठा होता है। सुक्रोज कैसे बना होता है, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज से कैसे, हम बोले हैं डाइसैकेराइड जो बनता है ये कई मोनोसैकेराइड से मिल करके बनता है। तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज भी होता है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज मिलकर के क्या बनाए हैं, सुक्रोज बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब उसमें ग्लूकोज भी मिल गया, फ्रक्टोज भी मिल गया, लैक्टोज भी मिल गया, तो ये सबसे ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो सुक्रोज जो है सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज जो होता है ग्लूकोज और ग्लाइकोज से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोज यहाँ गलत दे दिया है, ग्लाइकोज से मिलकर बना होता है, ये आप लोग लिख लीजिए। ये पूछ सकता है कि माल्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ऐसे करके दे सकता है ऑप्शन। तो ये लर्न कर लीजिए, इससे भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से ग्लाइकोज से बनता है। इसमें एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देती हूँ। डाइसैकेराइड जो होता है, डाइसैकेराइड ये सुक्रोज पहले इसमें होता है, फिर माल्टोज होता है। सुक्रोज सबसे मीठा होता है, यह ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज से मिलकर के बना होता है। क्लियर हो गया। अब आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो होता है, पॉलीसैकेराइड बहुत सारे डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। इसमें ग्लाइकोजन होता है, इसका पाचन जो होता है, पॉलीसैकेराइड का पाचन मानव के बॉडी में नहीं होता है। मानव के बॉडी में जो है जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में होता है, जबकि यही पशुओं में जो होता है, पशुओं यानी कि जीव जंतुओं में, चूंकि मानव पे प्राणी जो है एक ह्यूमन प्राणी है, एक जीव जंतु है, तो जीव जंतुओं में जो इसका पाचन होता है वो स्टार्च के रूप में सुक्रोज के रूप में होता है। इसमें क्या दिया है, सुक्रोज नहीं सॉरी सेल्यूलोज के रूप में होता है। इसमें क्या दिया है, पॉलीसैकेराइड का पाचन मानव बॉडी में नहीं होता है। इसमें ग्लाइकोजन जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जमा रूप होता है। कैसे रूप, किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। पौधे में कार्बोहाइड्रेट का रूप है। ठीक, इसमें दिया है सेल्यूलोज जो दिया है, पौधे के कोशिका भित्त वाले भाग में सेल्यूलोज पाया जाता है। मनुष्यों में इसका पाचन नहीं होता है। ये देखिए ये आ सकता है, मनुष्यों में किसका पाचन नहीं होता, तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। मनुष्यों में किसका पाचन नहीं होता है, सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। परंतु आंतों में
भोजन की गति बढ़ाता है, लेकिन भोजन की गति मनुष्यों में इसकी बढ़ा देता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जैसे घास होती है, इसमें बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है, उनका पाचन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। मानव जो खाता है वो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड खाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ह्यूमन बॉडी में जो होता है, मानव शरीर में होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है, जबकि पशुओं में जो होता है वो सेल्यूलोज के रूप में होता है। सेल्यूलोज, जैसे घास होता है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम आते हैं, इसके कुछ दे दिया है शर्करा। शर्करा मतलब शक्कर आप लोग सुने हैं, चीनी, वैसे ही शर्करा होती है, वो मीठी होती है। तो इसमें शर्करा में क्या दिया है, कौन कौन से मीठे होते हैं। ग्लूकोज मीठा होता है, फ्रक्टोज मीठा होता है, जिसमें ये फलों में पाया जाता है। सुक्रोज होता है, ये टेबल शुगर है। लैक्टोज जो होता है ये दूध में पाया जाता है। मल्टोज जौ में पाया जाता है। ये पूछता है, मल्टोज जौ में पाया जाता है, जैसे गेहूं जैसे ही जौ जो होता है खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, इसमें पाया जाता है। ठीक, जौ में। क्लियर। अब स्टार्च क्या है, स्टार्च किस में पाया जाता है, यह ब्रेड में पाया जाता है। आलू में जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ये भी स्टार्च के रूप में पाया जाता है। चावल में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ये भी स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, चावल में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाया जाता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाया जाता है, मौजूद होता है। पादप भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। अब ध्यान दीजिएगा, मानव जो होता है, मानव भोजन को कैसे संग्रहित करता है, ग्लूकोज के रूप में। पादप जो होते हैं, पौधे, वो स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, और जंतु जो होते हैं वो सेल्यूलोज के रूप में संग्रहित करते हैं। ये क्लियर हो गया इतना? ओके। अब देखिए क्या दिया है, सेल्यूलोज दे दिया है। यह अपरिष्कृत पादप खाद्य में पाया जाता है। फाइबर इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फाइबर का मतलब होता है, जैसे हम लोग कुछ सब्जियां होती हैं, जैसे सब्जियां में हुई नेनुआ हुआ, नेनुआ आप सुने हैं, उसमें एक रेसा टाइप का होता है, वही फाइबर होता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जो फाइबर होता है उसके हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है, तो उसका बॉडी में जा करके जो हमारे भोजन होते हैं उसको बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर देता है। जैसे उसमें पाया जाता है, नेनुए में पाया जाता है, भिंडी में भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। और एक सहीजन आप लोग जानते होंगे, सहीजन में वो रेसा जो होता है फाइबर, उसका छिल करके बनाया जाता है, सहीजन में पाया जाता है। तो ये फाइबर होता है। ठीक है, आगे अब क्या दिया है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है ये मुंह से स्टार्ट हो जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जिसका पाचन मुंह से स्टार्ट होता है, जबकि प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, इनका पाचन मुंह से स्टार्ट नहीं होता है। मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, आप सभी लोग जानते हैं। मुंह से स्लाइवा निकलता है, स्लाइवा जिसको लार बोलते हैं, उसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो भोजन को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इसको पहले पढ़ देते हैं। मुंह तथा छोटी आंत के पक्वाशय, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, में एवं शेषांत्र भाग में होता है। मुंह में केवल पके स्टार्च का पाचन होता है। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, जब हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं तब मुंह से लार निकलता है। जब हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं तो मुंह से लार निकलता है, स्लाइवा निकलता है, और वो लार जो होता है वो भोजन को आपस में मिलाने का काम करता है। इससे भोजन गीला, चिपचिपा, लुगदी जैसा बन जाता है। इसे निगलना सहज होता है। लार में टाइलिन नामक पाचक एंजाइम होता है। ये एंजाइम के प्रभाव से स्टार्च जो होता है डेक्सट्रीन में बदल जाता है। ये समझ में आ गया। जो स्लाइवा होता है, जैसे ही हम भोजन में मुंह ले जाते हैं, हमारे मुंह से लार निकलता है, वो स्लाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च होता है वहीं से पचाना स्टार्ट करता है। ठीक है, आगे क्या है, परंतु मुंह में भोजन अल्प समय के लिए ही रहता है। इसका संपूर्ण पाचन जो होता है स्टार्च का परिवर्तित डेक्सट्रीन में नहीं हो पाता है। आगे कहाँ होता है, देखिए इसमें फिर वही ऐसे दे दिया है फिगर के माध्यम से। स्टार्च होता है, इसको टाइलिन पचाता है, किसमें पचाता है, डेक्सट्रीन में पचाता है। पाचन एंजाइम है टाइलिन। ठीक है, अब भोजन जो जाता है वो ग्रास नली में जाता है। ये जैसे ही गले के नीचे होता है ग्रास नली, जैसे हमारा ये मुंह हुआ, मुंह के ऐसे नीचे है ना, फिर यहाँ स्टमक वगैरह स्टार्ट होता है, यही हमारी ग्रास नली है यहीं। तो यहाँ ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली में, हाँ 1 सेकेंड,
हाँ, ग्रासनली से होते हुए अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में आ जाता है जिसको स्टमक बोलते हैं। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अमाशय से केवल 2 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन? रेनिन और पेप्सिन। दोनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं, दोनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है अमाशय में किसका पाचन होता है, तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, अमाशय से अमाशयिक रस निकलता है, अमाशय से अमाशयिक रस निकलता है। इस रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये पूछ सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है, तो ये अमाशय में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, जो भोजन के माध्यम से अम्लीय बनाता है, जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। जो HCl होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो अम्ल होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। जैसे ही भोजन आता है भोजन को पचाने का काम कर देता है, उसको अम्लीय बना देता है। इसके प्रभाव से वो इतना ज़्यादा अम्ल होता है कि इसके प्रभाव से भोजन में जो भी रोगाणु विषाणु कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्टार्च डेक्स्ट्रीन पर क्रिया करते हैं और डाइसैकेराइड में बदलना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या दिया है, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में बदलना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि स्टार्च जो होते हैं ये भोजन को डाइसैकेराइड में परिवर्तित करते हैं। जैसे स्टार्च हुआ, स्टार्च है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च का पाचन स्लाइवा में हुआ, लार में हुआ जिसमें टाइलिन हार्मोन्स एंजाइम निकलता है, टाइलिन में हुआ। फिर वही स्टार्च जो है जो जैसे ही अमाशय में आएगा HCl वहाँ से निकलेगा, ये इसको डाइसैकेराइड में बदल देता है। अब क्या होता है, अमाशय से होते हुए भोजन छोटी आंत में जाता है, आंत के पक्वाशय में ड्यूोडेनम में जाता वाले भाग में पहुँचता है। पक्वाशय की भित्ति कोशिकाएं 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती हैं, जिसमें सेक्रेटिन होता है, पैंक्रोजाइमिन होता है, केलेसिस्टोकाइनिन होता है। ठीक, इसमें सेक्रेटिन जो होता है ये बहुत सारे ये हार्मोन्स को जो एंजाइम होते हैं उनको दबाव डालता है कि अब भोजन आ गया है, तुम आगे जाओ, तुम निकलो। तो ये सेक्रेटिन जो होता है ये दबाव डालता है, किस पे दबाव डालता है, अग्नाशय पे दबाव डालता है, जिसकी वजह से अग्नाशय उत्तेजित हो जाता है। और अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशयिक रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस निकलने लगता है। अग्नाशय में एमाइलेज पाया जाता है, अग्नाशय में एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलेज जिसे अमाइलेप्सिन भी कहते हैं। ये जो है एमाइलेज स्टार्च को पूर्णतः डाइसैकेराइड यानी कि मल्टोज में बदल देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये एंजाइम निकलता है, ये स्टार्च को जो एमाइलेज निकलता है, एमाइलेज ये स्टार्च को पॉलीसैकेराइड में मल्टोज में बदल देता है। क्लियर। यहाँ से भोजन डायरेक्ट फिर कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। यहाँ पर जाते जाते जो है भोजन पूरी तरह से टूट जाता है, यानी कि मोनोसैकेराइड में बदल जाता है। मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में बदल जाता है। अब उसी से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हमको शक्ति मिलती है और हम काम करते हैं। यहीं से मल्टोज में जाता है, मल्टोज से ग्लूकोज में बदल जाता है। यानी कि भोजन का जो सूक्ष्मतम रूप टूटता है वो जाकर के हमारी छोटी आंत में टूटता है। ठीक है, छोटी आंत में टूटता है। अब हम फिर से एक बार बताते हैं, भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो वो पॉलीसैकेराइड में रहता है, यानी कि अपने बहु रूप में रहता है। बहुरूप का मतलब जब बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के भोजन को बनाते हैं जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, तो हम बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करते हैं। जैसे हम आलू खाएं तो आलू जो होता है वो स्टार्च होता है, स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड का पार्ट है। तो जैसे ही हम आलू को खाते हैं, आलू हमारे अंदर जाता है, स्लाइवा से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, वहीं से स्टार्च का पाचन स्टार्ट होता है। फिर वहाँ से अमाशय में जाता है, अमाशय में उसका कोई पाचन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का। अमाशय से एक अमाशयिक जूस निकलता है, HCl निकलता है, वो भोजन को क्षारीय बना देता है। जो भी भोजन रहता है उसमें जितने भी जीवाणु कीटाणु रोगाणु होते हैं उसको नष्ट कर देता है। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है, आगे जा कर के ड्यूोडेनम में पहुंचता है, पक्वाशय में पहुंचता है। वहाँ से सेक्रेटिन नामक एक एंजाइम निकलती है, वो पित्ताशय को बोलती है कि भोजन आ गया, उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है कि भोजन आ गया, अब जो है आप एंजाइम को निकालिए। तो वहाँ से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है एमाइलेज होता है। अब स्टार्च वहाँ टूट गया है, टाइलिन जो है स्टार्च में बदल दिया है भोजन, एमाइलेज जो है उसको
किस में कन्वर्ट करेगा, मल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, मल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। वहां से जैसे जैसे भोजन आएगा अब हमारी छोटी आंत में पहुंच जाएगा, छोटी आंत में जैसे ही पहुंचता है वही मल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से भोजन का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं। पहले कहाँ पाचन होता है, मुंह से स्टार्ट होता है इसका पाचन, फिर अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में इसका पाचन नहीं होता है, HCl निकलता है, वही भोजन को उसको वो करता है, शुद्धतम करता है, क्योंकि उसमें जितने भी जीवाणु विषाणु होते हैं उसको मार देता है। फिर भोजन का पाचन जो होता है पक्वाशय में होता है। पक्वाशय जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, वहाँ से एक एंजाइम निकलता है जो पित्ताशय को बोलता है कि आप जो है एंजाइम निकालिए, भोजन आ चुका है, जिसका नाम है एमाइलेज। वहाँ से एमाइलेज निकलता है। एमाइलेज जो कहाँ से निकलता है, पित्ताशय से निकलता है। तो एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, फिर वहाँ से छोटी आंत में आती है। छोटी आंत में भोजन अपने सूक्ष्मतम रूप में यानी कि ग्लूकोज में टूट जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, अगर से हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में कम है तो इसकी वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। इसमें देखिए, दैनिक आहार में कार्बोज की मात्रा कम नहीं लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। फलता प्रोटीन का मुख्यतः काम जो मांसपेशियों, रक्त आदि का निर्माण करना है वह गौण हो जाता है और ऊर्जा उत्पादन का काम मुख्य हो जाता है। फलता शरीर के वृद्धि एवं विकास रुक जाते हैं। ये बातें क्लियर हुआ। यानी कि अगर से हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या वसा की कमी हो जाती है तो ऊर्जा का जो काम करने लगता है कौन करता है, प्रोटीन करने लगता है। जब प्रोटीन ऊर्जा का काम करने लगता है तो अपना काम जो होता है, प्रोटीन का जो काम होता है बॉडी का निर्माण करना, वो भूल जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो विकास है वो रुक जाता है। फलता विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं। कौन से रोग होने लगते हैं, वजन में कमी हो जाती है, व्यक्ति को बार बार थकावट महसूस होता है, शारीरिक विकास रुक जाता है, घबराहट महसूस होती है, शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है और विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, कुपोषण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, पाचन संस्थान में विकार उत्पन्न हो जाता है, नाड़ी संस्थान भी खराब हो जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक कैलोरी कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एक कैलोरी में 4.2 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ा दिए। इससे पहले हम प्रोटीन का वीडियो डाल चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। और हाँ, एक बार मैं फिर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, वीडियोज जो रहेंगी वो यूट्यूब पे फ्री रहेंगी, जबकि इसका नोट्स और PDF आपको लेना है तो वो पेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है पेमेंट करने का। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ आप डायरेक्ट जुड़ जाएंगे और आपको वहाँ सारा नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा। और इस चैनल पर आपको सारी वीडियोज फ्री दी जाएंगी और इसकी पूरी तैयारी करवाई जाएंगी। शाम में हम ANM का पेपर जो UP SSSC ने करवाया है उसका पेपर डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके।